हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे मुल्क राजानंद की लिखी हुई द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड एक बच्चे की कहानी है जो मेले में खो जाता है, जैसा कि आपको टाइटल से एविडेंट होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या है कहानी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग हमारे यहाँ बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मनाए जाते हैं। उगाड़ी है और बसंत पंचमी है, बैसाखी है। पंजाब के बैकड्रॉप पे है ये कहानी, तो मुझे लगता है बैसाखी रही होगी क्योंकि वो भी स्प्रिंग में ही सेलिब्रेट की जाती है। तो हाँ, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग यानी वसंतोत्सव यानी बैसाखी शायद। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो बसंत का महीना, बसंतोत्सव का दिन था, बसंतोत्सव का त्यौहार था बैसाखी का। और विंट्री शेड्स यानी कि ठंडी ठंडी छाया जो थी, नैरो लेन्स पतली पतली गलियों की ठंडी छाया का क्या मतलब, दोनों तरफ पेड़ होंगे या लोगों के घर रहे होंगे, ऊंची ऊंची चार दीवारियाँ पहली होती थी, बाउंड्रीज, तो छाया होगी, शेड होगा। तो विंट्री शेड्स से, उनसे, एंड एलीज, लेन्स एंड एलीज गलियों से, सड़कों और गलियों से, इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी निकल के आ रही थी खुशियों से भरी हुई एक इंसानियत। नहीं, ह्यूमैनिटी इंसानों की भीड़ के लिए यहाँ यूज़ हुआ है। मतलब भीड़, लोगों की भीड़ थी काफ़ी। वो लोग निकल के आ रहे थे पतली लंबी चौड़ी हर तरह की गलियों से, जहाँ दोनों तरफ ही पेड़ वेड़ लगे थे, बाउंड्रीज थी। और ये लोग कहाँ जा रहे थे? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग के मेले में। ठीक है। सम वॉक्ड, ढेर सारे लोग थे, कुछ लोग चल रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों की सवारी कर रहे थे, राइड का वीटू होता है ये। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, बाकी लोग बैठे हुए थे और उनको लेके जाया जा रहा था। कहाँ, किस चीज़ से? या तो पालकियों से, बैम्बू कार्ट्स शायद उनके बारे में कहा गया, हालांकि उनको पैलिंक्विन कहते हैं, और बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियों में, पर कुछ लोग उनमें बैठ के चल रहे थे। मतलब अलग अलग तरीके से लोग जा रहे थे इस मेले में। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच में दौड़ दौड़ के निकल रहा था। ब्रिमिंग का मतलब होता है ना, बहुत ऊपर तक भरा होना। क्लास है, उसमें पानी आप बहुत ऊपर तक भरते हैं तो उसको भी हम लोग ब्रिमिंग कहते हैं। अब ब्रिम इसका एक साइनोनिम होता है, तो बेसिकली एक ही वर्ड है। वो लड़का ऊपर तक भरा हुआ था, यानी कि बहुत उसके अंदर ज़्यादा था क्या? लाइफ एंड लाफ्टर, खुशियाँ, हंसी खुशी और जिंदा दिली। ठीक है, मतलब काफ़ी चंचलता से वो खेल रहा था, हंस रहा था और अपने पिता के पैरों के बीच से निकल रहा था दौड़ दौड़ के। कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। उसके माता पिता उसको बुला रहे थे और वो बच्चा पिछड़ जा रहा था, उनसे पीछे हो जा रहा था। लैग का मतलब होता है पीछे हो जाना, अटक जाना। आपका फ़ोन भी कई बार लैग करता है, तो वो कई बार पीछे रह जा रहा था बच्चा। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, उन खिलौनों को एकदम मंत्रमुग्ध होके, उनसे आकर्षित होके वो देखने लगता था खड़ा होके, जो उन दुकानों में सजे हुए थे, जो दुकानें रास्ते पे लगी हुई थी दोनों तरफ। लाइंड द वे यानी कि वो जो रास्ता था उस पे वो जो दुकानें लगी हुई थीं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. रिसीड आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। पानी जब घटने लगता है समंदरी पानी को, तो उसको भी हम लोग रिसीड बोलते हैं, यानी घटता हुआ, पीछे की तरफ जाता हुआ। तो यहाँ भी लगभग उसी सेंस में यूज़ हुआ है ये। उसके जो पाँव थे, हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर कॉल, ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो तेज़ी से अपने, जब उसके माँ बाप बुलाते थे वो तेज़ी से भाग के उनके पास चला जाता था। उसके पाँव उनकी बात मानते थे। ओबेडिएंट का मतलब आज्ञाकारी होना। तो यहाँ यही कहना चाहता है, उसके पाँव तो चले जाते थे अपने माँ बाप के पास उसे लेके, लेकिन हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अब भी मंडराती रहती थी, चिपकी रहती थी उन खिलौनों पे जो पीछे छूट गए थे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though
He well knew the old cold stare of refusal in their eyes. उसके माँ बाप ने उसे बुलाया, वो दौड़ के चला गया, अभी भी पीछे वो खिलौनों को देख रहा था। जब वो वहाँ गया जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रहे थे रुक के, तो ही कुड नॉट सप्रेस, वो दबा नहीं पाया द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पाया बेचारा उनके पास जाके। हालांकि इवन दो, हालांकि उसको पता था, ही वेल न्यू, अच्छे से पता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, वहीं पुरानी इनकार की नज़र, जो उसके माँ बाप उसको देखते थे एकदम ठंडी नज़रों से, इनकार करते हुए किसी चीज़ को कि बेटा ये नहीं मिल सकती है। उसको पता था कि ये नहीं देंगे लेके, फिर भी उसने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो गिड़गिड़ाया, उसने अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखी, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, उसके पिता ने वहीं जानी पहचानी एकदम गुस्से वाली नज़र से, वैसे टायरेंट किसी अत्याचारी किसी दुष्ट को कहते हैं, पर हर चीज़ का आप लिटरल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं निकाल सकते, चीज़ें काफ़ी गंदी हो जाएंगी, समझ में भी नहीं आएंगी और कहानी सुनने का कहने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो उसके पिता ने, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लाल लाल आंखों से देखा, वहीं जानी पहचानी गुस्से वाली नज़र। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू। उसकी माँ हालांकि उस दिन की जो खुशी थी ना, त्यौहार की खुशी, उससे वो थोड़ी पिघली पिघली थी, और टेंडर मतलब कोमल होता है, वैसे भी माएँ तो थोड़ी कोमल होती हैं पिताजी से, तो वो बेचारी, उन्होंने अपने बच्चे को उंगली पकड़ाई और उससे क्या कहा, वो देखो बेटा वो क्या है सामने। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। बड़े से खेत थे सामने की तरफ, और किस चीज़ के खेत थे, ये सरसों के, जो स्प्रिंग टाइम में है उसके फ्लावर्स निकलते हैं और काफ़ी पीला पीला वो खेत पीले पीले दिखने लगते हैं, एकदम ऐसा लगता था जैसे पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। सरसों के वो खेत थे, ऐसा लग रहा था जैसे पिघला हुआ सोना किसी ने खेतों में चारों तरफ बहा दिया गया हो, क्योंकि खेत थे मीलों दूर तक पीले पीले खेत थे, और देखने से ऐसा लगता था जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना खेतों में बहा दिया हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगनफ्लाइज का एक झुंड अपने चमकीले भड़कीले बैंगनी पंखों में, बैंगनी काले हरे हर तरह के पंख होते हैं उनके, उन पंखों में वो घूम रहा था, और एक अकेली मधुमक्खी या एक अकेली तितली जब उनको मिल जाती तो वो लोग रास्ते में उसको रोक के दादागिरी दिखाने लगते थे। बेसिकली ये एक तरीके का इमेजरी ही क्रिएट की गई है, यहाँ पे आपको बताया गया कि क्या क्या हो रहा था वहाँ माहौल में। आगे, द चाइल्ड followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. तो जब कोई मधुमक्खी या तितली फूलों का रस चूसने के लिए निकली होती थी, और ये लोग उसको, जो ड्रैगन फ्लाइज का झुंड था, अक्सर उससे टकरा जाते थे, ये सब चीज़ें वो छोटा बच्चा देख रहा था, और वो छोटा बच्चा भी इन तितलियों के खास तौर पे पीछे पड़ जाता था, और ड्रैगन फ्लाइज के पीछे। द चाइल्ड फॉलोड देम in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. तो ड्रैगन फ्लाइज को शायद वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हीं का जिक्र हुआ था शुरू में। वो क्या करता था, अपनी नज़र जमा लेता था, तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, उनका पीछा करता था अपनी नज़रों से, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स। स्टिल का मतलब होता है ना स्थिर, यहाँ वर्ब के सेंस में हुआ है रोक लेना, स्थिर कर लेना। जब उनमें से कोई एक ड्रैगन फ्लाई रुक जाती थी, उसके पंखों का फड़फड़ाना रुक जाता था, यानी कहीं वो स्थिर हो जाती थी और आराम करने लगती थी, ही वुड ट्राई टू कैच इट, तब वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग
flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन बस अभी वो कैच करने वाला ही होता था, अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता था, तभी वो ड्रैगन फ्लाई फिर से अपने पंख फड़फड़ाती थी और निकल जाती थी, हवा में उड़ने लगती थी. Then his mother gave a cautionary call. अभी वही चीज़ें वो कर रहा था, तभी उसकी माँ ने उसको फिर से बुलाया. कॉशनरी यानी कि सावधानी वाली आवाज़, चेतावनी वाली आवाज़. उन्होंने उसको बुलाया. कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ. आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ फुटपाथ पे. क्योंकि भीड़ काफ़ी थी सड़क पे और गाड़ियाँ भी चल रही थी. उन्हें डर था कहीं उनका बेटा किसी गाड़ी से टकरा ना जाए. गाड़ी एज इनकी बैलगाड़ियाँ थी. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो दौड़ के अपने गेली GILY मैंने पहले ही बताया था, खुशी से भरा किसी चीज़ को एडवर्ब है ये, बेसिकली खुशी से कुछ करना. ठीक है, तो वो दौड़ के चला गया, एकदम खुश था, वो हैप्पी था, माहौल ऐसा था, त्यौहार था, घूमने जा रहा था. वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ के चला गया. एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम. अब्रेस्ट का मतलब होता है ना बराबर में, कंधे से कंधा मिला के. छोटा बच्चा था, कंधे से कंधा तो मिला नहीं सकता, लेकिन बराबर उनके साथ साथ वो चलने लगा कुछ देर तक, फॉर अ वाइल. लेकिन जल्दी ही, being however soon left behind, जल्दी ही वो पीछे छूट गया, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. क्यों पीछे छूट गया? क्योंकि वो रुक के उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखने लगा था जो फुटपाथ के चारों तरफ दिख रहे थे, उसको निकल के आ रहे थे. TEEM, टीम का मतलब होता है ना किसी चीज़ में से धीरे से निकलना, रिंग के बाहर आना अपने बिलों में से. टीम का मतलब किसी चीज़ में से गिरना भी कई बार होता है. तो वो बेसिकली अपने छोटे छोटे हाइडिंग प्लेसेज से निकल के आ रहे थे वो कीड़े. किस लिए? ताकि वो धूप सेक सकें, और ये उनको देखने के चक्कर में कई बार पीछे छूट जा रहा था. कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके माँ बाप बैठ चुके थे पेड़ों की छाया में. क्रॉव कहा जाता है बहुत पेड़ों का एक झुंड जो होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग. तो उनकी छाया में वो लोग बैठ चुके थे. सीटेड देमसेल्व्स, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बैठ जाने के लिए. सिंपली हम लोग कह सकते थे सिट, SIT, लेकिन लिखने का तरीका होता है और आपकी अपनी जानकारी भी होती है. तो वो लोग बिठा चुके थे खुद को, या बैठ चुके थे ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे पे, मतलब कुएं के चारों तरफ वो जो बाउंड्री होती है शायद उस पर बैठे होंगे या उसी के आसपास बैठे होंगे. पेड़ों की छाया में उन लोगों ने आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ. ही रैन टुवर्ड्स देम, वो दौड़ के उनकी तरफ चला गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही वो बेचारा उस ग्रोव में घुसा, उस पेड़ों के झुंड में घुसा, उसके ऊपर ढेर सारे फ्लावर के पेटल्स यानी कि फूलों की पंखुड़ियाँ गिरनी शुरू हो गई. पेड़ों से गिर रही होंगी या इसके माँ बाप ने बटोर के रखा हुआ होगा, उसके ऊपर उछाला होगा. क्लियरली यहाँ नहीं लिखा हुआ, बट आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करें. तो इसके ऊपर ढेर सारी पत्तियाँ गिर रही थी. पत्तियाँ नहीं, बेसिकली यंग फ्लावर्स ही हैं, पेटल्स. हाँ, तो वो पेटल्स आगे आया हुआ था. यंग फ्लावर्स काफ़ी छोटे छोटे जो नए फूल थे वो उसके ऊपर गिर रहे थे. हाँ, मंजर हो सकता है ये, पेड़ों का मंजर. जब वो घुसा हो तो पेड़ों पे जो मंजर लगते हैं ना, वो इसके ऊपर गिर रहे होंगे. He began, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. बड़े फूल भी हो सकता है उसमें थे, गुलमोहर वगैरह के होंगे, या और जो पेड़ों पे लगते हैं फूल. अपने माँ बाप को भूल के वो इन चीज़ों से खेलने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. लेकिन तभी क्या हुआ, एकाएक उसको फाख्ता, डव जो चिड़िया होती है, उसके चिल्लाने की, उसकी आवाज़ सुनाई दी. कूइंग, उसके बोलने की आवाज़ सुनाई दी.
और अब वो उन फूलों को भूल गया जो उसके हाथ में थी। अब देखिए बच्चों का दिमाग कितना डाइवर्ट होता है, कितना डिस्ट्रैक्ट होता है। इस कहानी में बार बार इस चीज़ को दिखाया गया है। तो अब वो भूल चुका था उन फूलों को जो उसने हाथ में लिए हुए थे, और अब वो पड़ गया किसके पीछे? चिड़िया के पीछे। ठीक है। Come, child, come, they called on the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उन्होंने उसको बुलाया फिर से, आओ बेटा आओ। और वो बेटी को अपने बुला रहे थे, जो अब बनियान के ट्री से जो केपस के होते हैं ना, बड़ी बड़ी जटाएं, उनके चारों तरफ उनसे पकड़ के उनसे खेल रहा था और उन्हीं में घूम रहा था, झूल रहा था। गैदर का मतलब इन्होंने यहाँ यूज़ हुआ है, उसको बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया, और वो पतला सा नैरो वाइंड का मतलब होता है ना मुड़ने वाला। दो वर्ड्स होते हैं WIND से ही, सेम स्पेलिंग वाले, हम उनको होमोनिम्स कहते हैं, लेकिन हेट्रोफोन होते हैं ये वो, यानी कि स्पेलिंग बेसिकली सेम होती है WIND, लेकिन दोनों के मतलब अलग होते हैं। दोनों को पढ़ते भी हम अलग हैं, एक होता है विंड, एक होता है वाइंड, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। हेट्रोफोन्स होते हैं, इस पर कभी मैं एक अलग वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो वो वाइंडिंग फुटपाथ था, यानी कि मुड़ा तुड़ा बिल्कुल। वाइंड का मतलब होता है ना मुड़ जाना, तो फुटपाथ बेसिकली रोड्स थी, रोड्स के किनारे किनारे होंगे। पगडंडियों को भी हो सकता है यहाँ फुटपाथ के लिए लिख के डिनोट किया गया हो। वो मुड़े तुड़े रास्ते से उस पतले, वो लोग विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, हाँ ये पगडंडी का ही शायद जिक्र है। उस रास्ते को उन लोगों ने पकड़ लिया जो खेतों से होते हुए मेले में पहुंचता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, यानी कि जैसे जैसे वो लोग गांव के नज़दीक होते गए, वो गांव जहां मेला लगा हुआ था, हम लोग सेफली कह सकते हैं फेयर ग्राउंड, यानी मेले का जो मेले की जगह थी, वहाँ जैसे जैसे वो लोग पास होते गए, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख रहा था, बच्चा देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ्स, ढेर सारी और पगडंडियाँ, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जिन पे लोगों की भीड़ थी। थ्रॉन्ग्स भीड़ को ही कहते हैं हम लोग। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, वो सारी भीड़ एक तरफ जा रही थी, एक पॉइंट की तरफ जा रही थी। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी खास पॉइंट की तरफ जाना, और वो पॉइंट क्या था? द वर्लपुल ऑफ द फेयर, मेले का वर्लपुल। वर्लपुल बेसिकली समंदर में उठने वाली भंवर को कहा जाता है। यहाँ भीड़ को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, जो मेले की भीड़ थी उसको कहा है, क्योंकि ढेर सारे लोग थे और ढेर सारी वहाँ पे हरकतें एक साथ हो रही थी, जैसा वर्लपुल में होता है, चारों तरफ मूवमेंट का होना। ये सब देख के, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, एकाएक होना। ये सब देख के उस बच्चे ने एकाएक ही और एक साथ ही रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, वो रिपेल्ड भी था, यानी कि उसको हल्का सा, रिपेल का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग जाने की फीलिंग आना, उस प्रतिकर्षण शायद हिंदी में कहते हैं उसको। तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा था, वो उससे हटना भी चाहता था, एंड फैसिनेटेड, लेकिन वो आकर्षित भी हो रहा था, उसकी तरफ जाना भी चाहता था। बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, ये जो दुनिया थी ना, ग्राउंड फेयर की दुनिया, मेले की दुनिया, उसको देख के उसको थोड़ा डर भी लग रहा था इतनी भीड़ को देख के, लेकिन थोड़ा उसको आकर्षण भी हो रहा था। वो अट्रैक्टेड फील कर रहा था कि इतने सारे लोग हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, रंग बिरंगी रोशनी रही होगी, तो वो देख के। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक स्वीट मीट का मतलब होता है मिठाई, मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। हॉक का मतलब होता है ना आवाज़ लगा लगा के, घूम घूम के बेचना, तो वो आवाज़ लगा के बेच रहा था। वैसे हॉक का मतलब घूम के बेचना भी होता है और आवाज़ लगा के भी बेचना होता है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा हॉकर, न्यूज़पेपर डालने वालों को भी कहते हैं और रेहड़ी वालों को भी कहा जाता है। तो अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई वाले ने जो जो से आवाज़ लगाई, वो आवाज़ लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, चिल्ला के अपनी मिठाइयाँ बेच रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड
pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. कहाँ आवाज़ें लगा रहा था वो? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, वो जो मेले की शुरुआत का रास्ता था ना, रास्ते के पास ही एक कोने पे. एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़ इकट्ठा थी जो उसके काउंटर पे एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा रही थी. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, वहीं पे जहाँ भीड़ थी वहीं पे उसके काउंटर के नीचे क्या रखा हुआ था? एन आर्किटेक्चर, एक तरीके से इमारत बनी हुई थी. किसकी? ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, अलग अलग रंगों की मिठाई की. आपने पता नहीं गांव का मेला कभी देखा है कि नहीं, लेकिन एक मिठाई होती है जो सिर्फ चीनी की बनी होती है, बताशों की तरह ही होती है, लेकिन वो काफ़ी डेंस होती है और अलग अलग रंगों में आती है, लाल, पीली, हरी. और उसका वैसे तो नॉर्मली मिठाई की दुकान में भी आप लोग देखते होंगे ना, पिरामिड टाइप का बना के रखते हैं, तो उसी को यहाँ आर्किटेक्चर कहा गया. तो उस मिठाई, अलग अलग तरह की मिठाइयों का, अलग अलग रंगों की मिठाइयों का आर्किटेक्चर बना हुआ था, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. और वो सारी मिठाई, कई मिठाइयाँ होंगी या सारी ही रही होंगी जिन पे चांदी या सोने का वर्क चढ़ा हुआ होगा. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. वो बच्चा बेचारा घूर रहा था खुली आंखों से और उसके मुंह में पानी आ रहा था बर्फ़ी के लिए, बर्फ़ी जो कि उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. बेचारा धीरे से क्या बुदबुदाता है? मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. वो धीरे से बुदबुदाया, लेकिन उसको थोड़ा अंदर से लग ही रहा था कि उसकी प्ली, वो भले ही गिड़गिड़ा रहा था लेकिन उसकी जो प्ली का मतलब होता है ना, आवेदन यानी कि रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को सुना नहीं जाएगा. हीड का मतलब होता है ना, HEED, किसी चीज़ पे ध्यान देना. तो उसको पता था कि उसके माँ बाप उसकी रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं देंगे. क्यों? बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, वो लोग क्या कहेंगे? कि वो लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसीलिए उसने कहा मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन माँ बाप के जवाब का इंतज़ार किए बिना वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसको पता ही था वो लोग क्या कहेंगे कि बेटा तुम लालची हो गए हो. खैर वहाँ से वो हटता है. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. एक आवाज़ लगा रहा था फूल बेचने वाला. क्या? गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. अब एक चीज़ आप लोग देखें, मैंने आपको पहले ही बताया हॉक के दो मतलब होते हैं. एक तो घुमा के बेचना, आवाज़ लगा के बेचना, और दो मतलब क्या, बेसिकली एक ही चीज़ से निकल के आए हैं. तो आपको कोई ये कह सकता है कि नहीं यहाँ आवाज़ नहीं लगा रहे थे वो लोग, तो आप कैसे काउंटर करेंगे कि आवाज़ लगा रहे थे? सीधी सी बात है कि डबल कोटेशंस में रखी हुई हैं दोनों जगह, ऊपर मिठाइयाँ भी और नीचे फूलों की माला भी, डबल कोटेशंस में रख के, और एक्सक्लामेशन भी यहाँ लगाया हुआ है लास्ट में, यानी कि सीधा सा मतलब है ये किसी की बात को कोट किया जा रहा है, यानी कि वो लोग आवाज़ लगा रहे थे. ठीक है. द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन. तो वो आवाज़ें लगा रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. बच्चा बेचारा उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था. इरेजिस्टिबल जब हम लोग कहते हैं ना, तो मतलब कोई चीज़ जिसको आप चाह के भी रोक ना सकें, उसको आप विरोध ना कर पाए. और इरेजिस्टिबली जब ड्रॉ होते हैं आप किसी की तरफ, तो मतलब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, खुद को रोक नहीं पाते. तो वो उसकी तरफ खींचा चला गया. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले heaped and half murmured, I want that garland. वो बेचारा वहाँ चला गया जहाँ वो गुलमोहर की माला बेच रहा था, उसकी टोकरी के पास वो चला गया जहाँ ढेर सारे फूल एक इकट्ठा रखे हुए थे. हीप का मतलब ढेर लगा के रखना. एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से बुदबुदाया. क्या कहता है? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. लेकिन उसको ये बात भी पता थी कि उसके माँ बाप खरीदेंगे नहीं, इनकार कर देंगे ये फूल खरीदने से. क्या कहेंगे? कि ये फूल चीप हैं. चीप का मतलब सस्ता होता है, लेकिन चीप के और भी कई मतलब होते हैं. जब आप कहते हैं कि किसी का कमेंट चीप है, तो इसका मतलब उसका कमेंट गलत है, डिस्टेस्टफुल है, उसे नहीं करना चाहिए था. जब आप किसी चीज़ को आप ऐसे चीप कहते हैं, जो सस्ती ना भी हो लेकिन वो पुअर क्वालिटी की हो, तो ये मतलब होता है कि वो उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है. तो ये गंदे के सेंस में कहना चाहते हैं ये लोग.
वो लोग कहेंगे कि ये क्या बेकार हैं ये चीज़ें, ऐसा इसको पता था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए वो वहाँ से भी हट गया। उसको पता था कि उसके माँ बाप नहीं खरीदेंगे, कहेंगे ये फूल गंदे हैं, बेकार हैं, तो बिना उनके जवाब का इंतज़ार किए वो वहाँ से हट गया बच्चा। उसके बाद हटने के बाद क्या हुआ, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। उसने देखा कि एक इंसान खड़ा है एक बड़ा सा पोल लिए हुए, लोहे का या बांस का होगा वो खंभा, वो लेके एक इंसान खड़ा था जिससे ढेर सारे पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे जिसमें लग के उड़ रहे थे, उसने बांध रखे थे उसमें। आजकल तो गुब्बारे वाला हीलियम का एक टैंकर लेके घूमता है और साथ में गुब्बारे रखता है, और टैंकर जैसे आपको चाहिए तो गुब्बारा उसने निकाला एक पैकेट से और टैंकर से हवा भर के दे देता है। कुछ ही गुब्बारे वो डाल के रखता है, लेकिन पहले गुब्बारे वालों के पास ये चीज़ें नहीं होती थी। वो गुब्बारे फुला के लाते थे, पहले से भर के लाते थे, उसको एक बांस या बल्लम से बांध के और बेचते रहते थे बेचारे। तो वही कर रहा था ये गुब्बारे वाला हमारा। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. The child, वो बच्चा, was simply carried away, भावनाओं में बह गया, किस चीज़ को देख के, by the rainbow glory of their silken colors, उनके जो मखमली रंग थे ना, यहाँ सिल्किन कलर्स, ग्लॉसी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, उस रंगत को देख के, जो ढेर सारे रंगत थे, ऐसा लग रहा था रंगों का इंद्रधनुष है, उनको देख के ये भावनाओं में बह गया। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा भर गई कि मैं इन सबको पालूं। पजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अधिकार में रखना या उसका मालिक बनना, और ओवरवेलमिंग कहा जाता है ना जब कोई चीज़, कोई भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हो, मतलब इंटेंस कह लें, इंटेंस फीलिंग को कहते हैं हम लोग ओवरवेलमिंग। तो उसके अंदर बड़ी तीव्र भावना थी, किस चीज़ की, बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो सब गुब्बारे पाले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फार्दर। लेकिन उसको ये बात अच्छे से पता थी कि उसके माँ बाप कभी बलून्स नहीं खरीदेंगे, कभी गुब्बारे नहीं खरीदेंगे। क्या कहेंगे कि अब तुम ऐसे खिलौनों से खेलने की उम्र से आगे बढ़ चुके हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, इन खिलौनों से अब तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर। यही चीज़ें सोच के वो और आगे बढ़ गया। फार का ये कंपैरेटिव डिग्री होता है फार्दर, और फर्दर भी होता है। कभी हम लोग एडवर्ब्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, तो मैं उनमें आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ रोकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस बार दोनों वीडियोस, दोनों पार्ट्स एक साथ डालने की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।